सर आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो थर्मोडायनामिक्स था। उसके कुछ एरियाज को हमने देखा था, से मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, और उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, उसका टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट होता है, और थोड़ा सा हमने स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया था। एक होती है हीट कैपेसिटी और एक होती है स्पेसिफिक हीट। तो कुछ चीजें उसमें थर्मो में रह गई थी। उसमें इंटरनल एनर्जी मेन चीज है कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक और जो भी किस्म की एनर्जीज उसमें होंगी। तो जब हम किसी चीज को हीट करेंगे तो उससे एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें हमने देखनी। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और सुपरफिशियल यानी एरिया की एक्सपेंशन है। तो उसमें थोड़े से उसके फार्मूले देख लें। पहले तो हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। अब उसमें तीन किस्म के एरियाज हैं। से पहला है लीनियर एक्सपेंशन। उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो लेंथ है at any temperature that will be equal to L naught into 1 plus alpha into T या डेल्टा T, जो भी आप कहें, यानी कि द राइज ऑफ डेल्टा T टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा क्या कहलाएगा यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अगर अल्फा आप डिराइव करें यहां से तो अल्फा क्या आ जाएगा, ये एल नॉट मल्टीप्लाई होगा एल नॉट, इसमें से आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी डेल्टा एल, और एल नॉट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। और मैयर इसको किसमें करेंगे, पर केल्विन। दैट इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह एरिया की एक्सपेंशन होगी और इन द सेम वे वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। उनके आपस में उनके क्या रिलेशन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एरिया एक्सपेंशन। अगर बीटा हमारे पास, इसको कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल यानी एरिया, और ये किसके इक्वल होगा, बीटा इज इक्वल टू, बाद बुक्स में बीटा को वॉल्यूम एक्सपेंशन भी डिनोट किया, तो हम तरतीब से चल रहे हैं कि अल्फा आपका लीनियर है मतलब 1D, और बीटा क्या हो गया 2D, और गैमा क्या हो गया 3D। तो बीटा हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह वो आ जाएगा डेल्टा ए ओवर ए नॉट इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाएगा, उसमें गैमा आ जाएगा, और वो क्या होगा डेल्टा बी ओवर बी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो दैट इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। इनका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन आप इसका देख लें कि अल्फा ओवर 1 इज इक्वल टू बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू गैमा बाई 3।
यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आता है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और अगर बीटा और गैमा में हम रिलेशन देखना चाहें तो गैमा इज इक्वल टू 3/2 इंटू बीटा। अल्फा बीटा गैमा मेजर किस में होंगे, उसी तरह पर केल्विन में, ठीक है। और अल्फा हो, बीटा हो या गैमा हो, दे डिपेंड्स अपॉन द, दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो जो रॉड है से इस केस में उसकी नेचर क्या है, वो कौन से मटेरियल का है, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर कितना था उसका, इनिशियल टेम्परेचर कितना था। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये थोड़ा सा पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि हमने थर्मल एक्सपेंशन को देखा है। बाकी जाहिर सी बात है कि इसकी थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर क्या होगा कि जब हीट दी जाती, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके अंदर वेरिएशन आएगी, ठीक है, टेम्परेचर एनर्जी की वजह से, तो उससे ये एक्सपेंशन होती हैं। हाँ जी, अच्छा चलें। अब इसके बाद हम आते हैं, जो आप लोगों ने ग्रुप में भी पूछा कि ये जो टेम्परेचर स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर कैसे डिफाइन होती हैं। जारी बात है हम उनको क्या रखते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। अगर लोअर फिक्स पॉइंट किसी स्केल का, जैसे हमने फॉरेनहाइट स्केल है या केल्विन स्केल है या सेल्सियस स्केल है, उसमें हमने क्या रखा होता है कि लोअर फिक्स पॉइंट उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें थोड़ा सा देख लें कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, इसका भी थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे हम इसको, इनके रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। टेम्परेचर ऑन अ स्केल, टेम्परेचर ऑन अ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ओवर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी किसी भी स्केल के लिए ये जो रेशियो है ये क्या होगी, सेम हो। उस स्केल का टेम्परेचर माइनस उस स्केल का क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट ओवर उनका डिफरेंस, अपर फिक्स पॉइंट माइनस। अब जैसे आप सेंटीग्रेड स्केल की बात करते हैं, या जैसे ग्रुप में आज 2-3 डिफरेंट स्केल उन्होंने ऐसे रफ बना के उन्होंने सेंड की, तो उससे भी होना हो सकती है कि जैसे सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि ये हमारे पास कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में क्या होता है 273 केल्विन, और ये क्या हो गया 373 केल्विन। इसमें अगर हम इनका रिलेशन निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएंगे, यहां देखें इसका कोई भी टेम्परेचर से C ऑन द टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 0 ओवर डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0 100 विल बी इक्वल टू
क्योंकि ये तीनों का बराबर होगा तो टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट आपने क्या कर देना है माइनस, और डिफरेंस अगर हम 212 में से 32 को माइनस करें तो इतना आता है 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस टेम्परेचर केल्विन में आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, यहां पे क्या माइनस करेंगे 273 और डिफरेंस इनका भी क्या है 100 तो यहां से हम इनके आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर आप सेंटीग्रेड और केल्विन का रिलेशन निकालना चाहेंगे तो जरा 100 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273 या K इज इक्वल टू C प्लस 273 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखें इनका रिलेशन क्या बन जाएगा, से अगर हम ये 100 को उधर ले जाए तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 ओवर 180, यानी अगर हम इसको 20 के ऊपर डिवाइड करें तो 25 आर 100 और 29 आर तो 5/9 F माइनस 32। इसी तरह आप F निकाल सकते हैं, यहां से F क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/5 इधर चला गया C, ये C पहले से मल्टीप्लाई होगा और फिर 32 इसमें क्या होगा ऐड होगा। इसी तरह हम इन दोनों का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू 180 ओवर 100 यानी 9 ओवर 5 K माइनस 273 और प्लस 32। इस तरह फाइंड आउट ये रिलेशन फाइंड आउट हो सकता है। ये किसका रिलेशन हो गया, F और K का, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट का। ये 9/5 होगा K माइनस 273 F 32 इधर आके ऐड होगा। इसी तरह आप K और F मतलब K गिवन F फाइंड आउट कर सकते हैं, F गिवन K फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप अगर C और इन दोनों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करें वो हमारे पास क्या बनता है कि K इज इक्वल टू C प्लस 273। हाँ जी, हाँ K और C। अब इसमें एक चीज ये में रखें कि यहां पर जो हमने इसको डिवाइड किया है फ़ारेनहाइट को मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक कितने डिग्री 180 डिवीजन्स में डिवाइड किया, और यहां पर हमारे पास डिवीजन्स कितने हैं 100 है, यहां भी कितने हैं 100 है। तो पता चला कि इसका जो एक डिवीजन होगा फ़ारेनहाइट का that will be very less as compared to the one division of the centigrade। यानी वन डिवीजन जैसे आज उन्होंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था उसमें सबका 90 में डिवाइड किया हुआ था। अब 19 का मतलब क्या है, जब हर का डिवीजन क्या होगा, यानी यहां ऐसा नहीं है, इन दोनों का डिवीजन सेम है। तो 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 1 डिग्री राइज इन द केल्विन, बट 1 डिग्री राइज इन द सेंटीग्रेड इज नॉट इक्वल टू द 1 डिग्री राइज इन द फ़ारेनहाइट। बल्कि आप ये देखेंगे क्योंकि ये 180 है और ये 100 है, तो इसको अगर आप यानी 1.8 टाइम है 180 ओवर 100 क्या आएगा 1.8 टाइम, यानी डेल्टा यानी चेंज इन द सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स द चेंज इन द फ़ारेनहाइट। एक मिनट, 10 डिग्री सॉरी डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा C, यानी कि 10 डिग्री राइज इन द सेंटीग्रेड हो, राइज फॉल चेंज, इसकी बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, राइज फॉल इंक्रीज डिक्रीज या चेंज, उसकी बात हो रही है। उसमें क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर इतना
डेल्टा सी चेंज जितना आता है सेंटीग्रेड में उसको 1.8 से, यानी अगर सेंटीग्रेड में 10 डिग्री का राइज आता है तो केल्विन में कितना आएगा, 18 डिग्री का राइज आएगा। ठीक है ना। देखें आप ये देखें, हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर है हम कहते हैं 96.8 तो 98.6 सॉरी फ़ारेनहाइट होता है, तो वो 98.6 से हम कहते हैं कि 104 पे चला जाए तो बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है। अब उसमें कितना राइज है, 99 से 104 तक भी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज है, तो 5 डिग्री राइज इन द फ़ारेनहाइट, तो वो केल्विन में अपना सॉरी केल्विन में या सेंटीग्रेड में वो बहुत कम होगा, इसलिए हम वहां स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा राइज भी हमें मालूम हो जाए। हम कहते हैं 99 है तो 99 पे 100 पे जाए, देखिए अल्लाह ताला ने इतना थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको बुखार महसूस करता है, उसमें बुखार महसूस होने लग जाता है। इन 1 सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 है, उसमें 1.8 ऐड करें तो 99 और 99.6 और उसमें 8 ऐड करें तो बन जाता है 100.4 यानी 100.4 पे जब बुखार होता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जिस्म का सिर्फ टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से हमारा जिस्म का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 100.4 हो जाता है, यानी अच्छा खासा बुखार उसमें महसूस होता है। तो वहां पर हम स्मॉलर यूनिट यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है वो क्लैरिफिकेशन आ जाए कि मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस हमें मालूम हो जाए। अच्छा, इसी तरह अगर हम यूज करते हैं इनको कि डेल्टा के जो होगा, क्योंकि दोनों का 100 है, इसका भी 100 है और सेंटीग्रेड का भी क्या है 100 है, तो डेल्टा के और डेल्टा सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डेल्टा के और डेल्टा सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे पता चला कि डेल्टा एफ जो है वो भी 1.8 टाइम का डेल्टा के होगा। इनका रिलेशन ये फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन आ गया, ये केल्विन और सेंटीग्रेड का रिलेशन आ गया, ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन। अच्छा, बाद में ये भी होता है कि आपके पास कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जाकर फ़ारेनहाइट की वैल्यू, और ये एग्जांपल भी एक सॉल्व की 9th में है या एफएससी में है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहां भी एक्स पुट करते हैं, यहां भी एक्स रखें और यहां भी क्या पुट करें, एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी यानी वो टेम्परेचर जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो कितना होगा, -40। अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इस टेम्परेचर पे जाकर ये दोनों स्केल आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो फिर केल्विन और सेंटीग्रेड कब इक्वल होंगे, ये नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे, शाबाश। यानी क्योंकि देखिए ना, वो उससे 273 आगे है, K इज इक्वल टू C प्लस 273 का उनका डिफरेंस है, और उनका एक डिवीजन भी क्या बराबर है, तो जितना भी उसने राइज होना है उतना ही उसने राइज होना है, तो कभी भी इक्वल। फाल जब आएगा फाल भी सेम आएगा, 1 डिग्री का उसमें आएगा 1 डिग्री का उसमें आएगा। इनमें तो है ना ऐसे कि इनका ये दोनों बराबर हो सकते हैं फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड इस पे, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें, यानी यहां आप अगर एक्सपोर्ट कर दें, इस जगह भी एक्सपोर्ट करें और इस जगह भी एक्सपोर्ट करें, तो वो मेरे ख्याल में 574 आता है। जैसे कैलकुलेट कीजिएगा कि प्लस 574 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 574 केल्विन। 574 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 574 केल्विन। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे आप लोग, मुझे भी इसमें डाउट है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां पे अगर हम एक्सपोर्ट कर लें यहां पे, तो एक्स क्या आएगा, यहां पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9/5 इंटू एक्स माइनस
273 प्लस 32, ठीक है। तो 5 एलसीएम आ गया, तो इधर क्या है 5x, यहां पर क्या आ जाएगा 9x माइनस 9 3 आर 27, 9 7 आर 63 प्लस 2 65, 9 2 आर 18 प्लस 6 क्या आ गया 24, और ये आ गया आपके पास प्लस 5 2 आर 10, 5 3 आर 15 प्लस 1 16। तो ये इधर चला जाएगा 9x माइनस 5x, यहां क्या आ गया 4x, और ये 27 माइनस 0 0, और 15 माइनस 6 9। सर ये 160 कौन सा? हाँ जी, ये 160 किधर से ये देखिए ना 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, है? 5 एलसीएम। इधर आपके पास होने का नहीं, ये सारे के नीचे नहीं है ना। ठीक है। हाँ, अब ये क्या कर रहा था मैं, हाँ माइनस कर रहा था 7 माइनस 0 0, और यहां पर क्या था 5 5, 15 माइनस 6 क्या है 9, 3 3 माइनस 1 2, और यहां पे क्या है 2। x इज इक्वल टू क्या है 2 ओवर 4, तो 4 5 आर 20, और ये 29, 4 7 आर 28, 4 2 आर 8, और 2 5 4 5 आर 20। हाँ तकरीबन यहां पे क्या आना था 4, ये कितना है 4 5 आर 20 29, 1 कैरी 4 2 आर 8, तो ये तकरीबन ये आता है 574 या 572, अब इनके करीब करीब हो सकता है यहाँ भी कैलकुलेशन में गलती हो। ठीक हो गया, तो ये आप मजीद आप इसको केयरफुली कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी, इक्वल हो जाएंगे, ये टेम्परेचर आएगा जिस पर जाकर ये इक्वल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये नोट करने दे, जरा सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो हुआ नहीं इधर से। तो आप नोट करें, मैं इसको चेक कर लेता हूँ जी कि मैंने सही भी किया है नहीं किया। अगर मैंने इन दोनों का रिलेशन ड्राइव किया था ना, एफ ये 189/5 के माइनस 273 और 32 करा के ऐड हो गया। एफ को मैंने एक्सपोर्ट किया 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, 9x 9 3 are 27, 9 7 are 63 plus 2 65, 9 2 are 18 plus 6 24। ठीक है, 5 2 are 10, 5 3 are 15। ठीक है, तो अब ये 5x 9x माइनस 5x 4x आ गया, प्लस हो गया माइनस 7 माइनस 0 0, और 15 माइनस 6 हमारे पास क्या आ गया 9, और 3 माइनस 1 2, और ये 2 आ गया। फिर 4 5 are 20, 4 7 ये are 97 है, ये 97 है, जो आपने 90 लिखा ये 97 है, फिर आंसर आ जाएगा 574। तो मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, और 7 माइनस 0 वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़। कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये है, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा हमारे पास 4 5 are 20, 29 4 7 are 28, 17 4 4 are 16। ठीक है, और 4 2 are तो तकरीबन क्या आ गया 574.25 आता है। ये 17 बनता है ना 1, तो डेसिमल लगा 4 2 are 8, और फिर 4 5 are 20, तो 574.25 5। सर ये ठीक है। यानी केयरफुली अगर देखें तो ये बेसिकली क्या है 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 574.25 केल्विन। तो ये कोई भी स्केल है जो उनका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के जो डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन है, वो आपको ये बताएंगे कि इन स्केल का 1 डिग्री बराबर है या नहीं। ठीक है, और रिलेशन कैसे पता चलेगा, रिलेशन इससे इनका आपस में कि कौन सा ज्यादा टेम्परेचर कौन सा। देखिए ना, अब ये शुरू में तो क्या होता है फ़ारेनहाइट क्या होता है
यहाँ पे क्या है, बराबर है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट क्या है, बराबर है। लेकिन चूंकि फारेनहाइट का राइज ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर वहां पे जाके वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 27 होता है, तो वहां पे 37 होता है, 37 होता है, 37 होता है, तो अब वो वहां कहाँ पहुंच जाता है 98.6 पे, तो वो डिफरेंस बढ़ते बढ़ते वो आगे चला जाता है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा हमने इनको देख लिया, ये 2 पॉइंट हम हो गए हमारे हैं। ठीक है जी, अब रेस कर दो इसको सोनिया। जी सर कर दें। चले, अब तो एक चीज प्रॉब्लम कर रही है और जिसका एमसीयू के बनने में काफी ज्यादा अमल दखल है, वो मैंने असल में पिछले लेक्चर में इसलिए उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कि हमने जब पढ़ा था ना वेव्स, और उसमें जब हमने पढ़ा था गैमा, जहां हमने आइसोथर्मल, और जब हमने वेव साउंड वेव्स ट्रेवल करती है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है भाई, लैप्लास एडियाबैटिक होता है, गैमा आया, वहां पे हमने सीपी ओवर सीपी पढ़ा, तो मैंने 4 ही बनाया था उसमें। इनका मतलब वेरी इजी वे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सीवी क्या होगा, सीपी क्या होगा, ठीक है ना। उसमें हमारे पास फार्मूले थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एफ है, और सीबी जो है वो क्या था, एफ प्लस 2 इंटू आर, सीबी इज इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू आर, और अगर गैमा देखें तो सीपी ओवर सीबी, तो आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी एफ प्लस 2 बाई एफ। मतलब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो ये सारे मसले हल होते हैं, ठीक है। तो आज भी उस टॉपिक के अंदर मतलब थोड़ा सा अगर हम इसको और तरह से देखें कि ये फार्मूले कहां से आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बेसिकली क्या है कि किसी सिस्टम का वो मोड, एक खास मोड जो क्या कर सके, एनर्जी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। किसी सिस्टम को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी कितने मतलब पार्ट्स में डिवाइड होती है इंडिपेंडेंटली, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आपने एनर्जी दी है, इक्वली डिवाइड हुई है, वो किसी सिस्टम में आपने एनर्जी दी है, किसी एक मॉलिक्यूल को आप एनर्जी देते हैं, एक मॉलिक्यूल में अगर उसमें से 3 मोड ऑफ मतलब वो है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 मोड है, तो वो क्या होगा, 3 पार्ट्स में वो एनर्जी इक्वली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं कहता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, अब ये देखें कि आप अगर मोनोटॉमिक गैस को लेते हैं, मोनोटॉमिक गैस में हमारे पास क्या एक एटम है, जैसे लाइक हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, एटसेट्रा, दे आर मोनोटॉमिक गैसेस। एक एटम को हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, वन एटम इज कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। तो यहां हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट, बल्कि मेरे एक बात और भी ज़हन में आ रही है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे एफएससी की बुक में लिखा हुआ है कि इफ द ऑर्बिटल रेडियस is greater than the size of the object, orbital radius is greater than the size of the object, then that object will be considered as point mass। तो पता चला कि जो point mass होता है that cannot have any other motion, it can have only translatory motion। जहां point mass का वर्ड आ जाता है, पॉइंट मास की रोटेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। पॉइंट मास
लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे तो वाइब्रेटरी मोशन भी क्या है, एक ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप है कि पूरा बॉडी की जगह से, तो बेसिकली मोशन तो दो है ना हमारे पास, एक रोटेशनल है और एक क्या है, ट्रांसलेशनल। सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है लेकिन पीरियोडिक है, ठीक है ना। वाइब्रेटरी भी इसी तरह पीरियोडिक है लेकिन है तो ट्रांसलेटरी। पूरा बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह, ये फैन है रोटेट कर रहा है, इसकी मोशन क्या है, ये आपके पास जो है ये रोटेशनल है। और अगर इसके किसी एक पॉइंट की मोशन कंसीडर की जाए, पार की मोशन कंसीडर करें, एक विंग या विंग के ऊपर कोई पॉइंट, तो उसकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर होगी या ट्रांसलेटरी होगी। तो पॉइंट मैस कंसीडर करते हैं हम इसको। अब देखिए जब हम इसको पॉइंट मैस कंसीडर करेंगे तो रोटेशनल मोशन तो नहीं होगी, यानी नो रोटेशनल मोशन, ठीक हो गया। लेकिन आइडियल पॉइंट मैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम एक एटम को क्या कहते हैं, क्योंकि वो उसका साइज क्या स्मॉल है, तो हम उसको पॉइंट मैस कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा अब बात क्या आई मेरे माइंड में अभी, वो ये आई कि कल या परसों गालिबन एफएससी का पेपर था, तो उसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। मैं अक्सर जब पढ़ाता था ना बच्चों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है वहां पे, तो मैं बच्चों को ये कहता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली इसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक का नाम होना चाहिए कि टॉर्क फॉर द रोटेशनल मोशन, टॉर्क फॉर द, ठीक है। क्योंकि देखिए आप तीनों टॉपिक्स को देखें, एंगुलर मोमेंटम को और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को और किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक, वो तीनों में एक टर्म आखिर में आती है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं, और सब में वो ऐसे ही आता है। पहले हम बॉडी को पॉइंट मैस कंसीडर करते हैं, पॉइंट मैस की हम टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आरएफ। और जब हम उसकी रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं रिजिड बॉडी सम ऑफ पॉइंट मैसेस, और तमाम की हम टॉर्क्स को क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं, तो वो उस पूरे रिजिड बॉडी का क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। ये बात मेरी समझे जरा, और उसके बाद आप उस टॉपिक को देखिएगा। तो तीन टॉपिक मैं बच्चों को एक ही दिन में पढ़ाता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीन टॉपिक एक ही दिन में हो जाते हैं, क्योंकि तीनों में एक ही बात है। एक को टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ से शुरू करते हैं, दूसरे को एल इज इक्वल टू आर पी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसको हाफ एमवी से शुरू कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को। और सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर, सम ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल टू, जिसमें हमने रिजिड बॉडी को डिवाइड करना है, वो हमारे पास क्या जाती है, उस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसी तरह उन तमाम जिन मैसेज में हमने डिवाइड किया है उनके लीनियर मोमेंटा को ऐड करते हैं तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। जिन पॉइंट मैसेज में उस पूरे बॉडी को हमने डिवाइड किया, उन तमाम की टॉर्क को जमा करते हैं तो हमें उस ओरिजिनल बॉडी का टॉर्क मिल जाता है। और जब रोटेशनल में टॉर्क, रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी आती है, तो वहां एक टर्म आ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब उन्होंने मतलब यहाँ मैं इस बात को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि हम प्रोफेसर भी गलती कर जाते हैं। हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लिखते हैं, ये है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल के लिए जब हम वहां टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क क्या आती है, एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो वो इसको कहते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसकी डायमेंशंस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं। देखो जब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आएगा, जब मोशन कौन सी होगी, रोटेशनल। ये एम आर स्क्वायर बेसिकली क्या है, उस बॉडी का मैस, जहां बॉडी पॉइंट मैस है, क्या कंसीडर की जा रही है, पॉइंट मैस, और ये उसका मैस है। जब पॉइंट मैस कंसीडर करते हैं तो हम उससे जो सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब सर्कुलेशन है, उसके रेडियस को हम क्या कहते हैं, ये ऑर्बिटल रेडियस है, ये उसका क्या है, मैप। यानी अर्थ जो है, जब अर्थ ऑर्बिटल मोशन में है तो यहां अर्थ का क्या आएगा, मैस, और ये क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। ये मैस किसका है, अर्थ का मैस है, ठीक है। लेकिन आर का फर्क है, आर यहाँ
जमीन का रेडियस नहीं है। जब हम कहते हैं जी उसकी रोटेशनल मोशन, रोटेशनल के लिए फिर हम क्या टर्म यूज करते हैं, रोटेशन हम कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब अर्थ के केस में लें तो अर्थ के केस में यहां क्या आता है 2/5 mr², और ये क्या आ जाएगा अल्फा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले कब पुट होंगे, जब कौन सी मोशन होगी, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ऑर्बिटल रेडियस इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑर्बिटल रेडियस इज नॉट ग्रेटर देन द, ऑर्बिटल रेडियस बाहर नहीं जाएगा साइज से, उसके अंदर ही रहेगा। रोटेशन में क्या होता है साइज बड़ा, रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी भी पॉइंट का रेडियस फासला क्या होगा से वो स्मॉल होगा। पॉइंट मैच का ऑर्बिटल लिया। अब क्वेश्चन ये है एमसीक्यूज में कि उन्होंने कहा कि अ स्फीयर इज ऑर्बिटिंग इन अ लार्ज रेडियस इन अ, अब देखिए ये पता है कि ये स्फीयर का क्या है, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बुक में दिया हुआ 2/5 mr²। तो जब वो कहेगा कि लार्ज सर्कल है, इसका मतलब ये है कि वो जो स्फीयर है वो बेसिकली ऑर्बिटल मोशन में है। जब ऑर्बिटल मोशन में तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मैस। जब पॉइंट मैच करेंगे तो फिर ये टर्म आएगी। यहां क्या है, यहां उसका अपना रेडियस है और उसका मैस है और 2/5 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर इसमें भी आगे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में, वो भी हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस करने आगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब रोटेशनल मोशन होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा कि हमने उस ऑब्जेक्ट का मास लेना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्क है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई फिजिकल पेंडुलम है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ये चेयर क्यों नहीं है। अगर चेयर अपने ही एक्सिस के तो घूम रही होगी तो फिर हमें चेयर का क्या पुट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर चेयर जो है बड़े सर्कल में घूम रही है, ऐसा सर्कल तो उसका रेडियस जो है वो चेयर के साइज से क्या है, ज्यादा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें चेयर का मैस और चेयर का उस सेंटर से फासला, यहां उसका अपना रेडियस नहीं आएगा, साथ इस तरह की कोई टर्म नहीं आएगी। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां दिए हुए भी डिस्क का ये है, मतलब इसका हाफ mr² है, mr² है, 2/5 mr² है। रॉड जो है उसका कितना है 1/12 ml²। अब देखिए रॉड को अगर आप घुमाते हैं अपने ही एक्सिस के तो यहां क्या आएगा 1/12 ml² आ जाएगा अल्फा, 1/12 ml² अल्फा। और अगर रॉड पूरे बड़े सर्कल में घूम रहा है तो रॉड के सेंटर से डिस्टेंस कहां तक आएगा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा रॉड का मैस और वो डिस्टेंस, इसका अपना रेडियस नहीं आएगा, उसकी अपनी लेंथ नहीं आएगी। तो ये फर्क है एक ऑर्बिटल मोशन में और रोटेशनल मोशन। तो यहां हम क्या अब देखिए अक्सर में वहां पे एमसीक्यू बच्चे भी यही लगाते हैं और टीचर्स ने जो की बनाई उसमें भी यही लिखा 2/5 mr² आता है। हालांकि उसने लार्ज रेडियस लार्ज सर्कल की बात की है, इसका मतलब क्या है कि वो स्फीयर बेसिकली कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट मैस बिहेव कर रहा है, तो वहां क्या टर्म पुट होगी mr² है। तो इसमें मैं कह रहा हूं कि जब मोनोटॉनिक है तो ये हमारे पास क्या आया, नो रोटेशनल मोशन। जब रोटेशनल मोशन नहीं आती तो फिर हमारे पास क्या बची, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारी जो हम उसको एनर्जी देंगे वो सारी उसकी ट्रांसलेटरी एनर्जी बन जाएगी, यानी उसको जो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी 1/2 mv² या 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² 1/2 mvz²। अब ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं आखिर में देखिएगा यही ड्राइव होंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो आप एनर्जी दे रहे हैं, जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो कितने मोड्स में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 3 मोड्स। ये 3 इंडिपेंडेंट मोड्स हैं, इंडिपेंडेंट मोड्स हैं। क्योंकि देखिए v आपके पास क्या होता है vx² प्लस vy² प्लस vz² और पुट करें तो ये आपके पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 मोड्स हमारे पास मिले हैं। तो ईच
इंडिपेंडेंट मोड इज कॉल्ड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। तो जब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई तो एफ हमारे पास क्या आया? 3। एफ हमारे पास क्या आया? 3। एक एफ का फार्मूला आप और भी यहां देखें, मैं यहां लिख देता हूं, उसका यूज आगे मैं बताऊंगा कि जब हम कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे फिर वो फार्मूला यूज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? यहां मैं लिख रहा हूं 3a माइनस आर, एफ इज इक्वल टू 3a माइनस आर। ए क्या है यहां पर? ए है नंबर ऑफ एटम्स और ये क्या है, आप कह सकते हैं, मैं आसान लफ्जों में कहता हूं बॉन्ड्स, कि उनके दरमियान क्या बॉन्ड है। ये देखिए ना, जब आपकी मोनोटॉमिक है, हम कहते हैं गैसेस क्या कर रही हैं, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रही है, तो उनके दरमियान कोई एक एटम है, तो अगर तो डाइटॉमिक होगी फिर तो एक बॉन्ड आ जाएगा, वहां पे दो एटम के दरमियान क्या आएगा? एक बॉन्ड आएगा। यहां तो कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये आपके पास कितनी आ गई? एफ कितना आ गया? 3। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें यहां पर, तो मोनोटॉन में कितना कितना एटम होता है? एक एटम, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू, वो फार्मूला भी लगाएं तो 3 इंटू 1 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना। अब ये देखें कि जब हमारे पास ये मोनोटॉमिक हो गई, जब हम बात करते हैं इसकी डाइटॉमिक की, डाइटॉमिक में 2 एटम है, 2 एटम के दरमियान एक क्या है? बॉन्ड है। अब बॉन्ड का मतलब क्या है? जिस तरह दो कोई मैसेज जो है वो स्प्रिंग, एक मैसलेस स्प्रिंग ने क्या की हुई है, जोड़ के रखे हुए हैं, हम लोग खींचते हैं तो वो वापस खींच लेता है। तो बॉन्ड का मतलब यही है ना कि दो चीजों में बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस तरह हाइड्रोजन है से, और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये डाइटॉमिक। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास ये वाली सूरत बनती है कि से ये मैसलेस स्प्रिंग है और एक एटम इधर अटैच है, इसके एक एटम क्या है? इधर अटैच है। ये मैं कहता हूं कि ये एक्स में पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है हमने, ठीक है ना। और ये क्या है? ये वाई है। और ये क्या होगा? ये जी होगा। अब इसमें ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक्स में, वाई में और जी में। और इसके साथ साथ इट कैन रोटेट अबाउट वाई, इट कैन रोटेट अबाउट जी, यानी इसमें रोटेशन भी आ जाएगी। यानी ऐसे ये बॉन्ड है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसमें आ जाएगी। ये मतलब वाई है और ये क्या है? ये जी है। अगर ये जी है तो ऐसे भी रोटेट कर सकता है। एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इक्वल टू क्या? 0 है, क्योंकि एक्स में पड़ा हुआ। अगर आप वाई में रखेंगे तो वाई का 0 हो जाएगा, जी में रखेंगे तो लॉन्ग द जी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क जो है वो क्या होती है? अगर अलोंग द उसमें मोमेंट आर्म क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसलिए इसका मैं कहता हूं आई एक्स मेरे इक्वल टू क्या होगा? 0। और इसकी अगर हम टोटल जो हम इसको हीट देंगे, अगर गैस वर्क नहीं करती तो जो आप हीट दे रहे हैं वो सारी सारी क्या बनेगी? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी फिर क्या आएगी? इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या फार्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या आएगा? ट्रांसलेशन में तो ये आ गया 1/2 mv x स्क्वायर प्लस 1/2 mv y स्क्वायर प्लस 1/2 mv z स्क्वायर
और यहां पर क्या है 1/2 बाय ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस 1/2 जी और ओमेगा जी स्क्वायर। कितने बन गए? 3 आपके पास क्या आ गया? हाँ 3 ट्रांसलेशनल ना 6 नहीं हुए, एक क्या है, एक रोटेशनल 0 है, नियरली इक्वल टू 0। तो 3 + 2 कितने हो गया? 5। एफ यहां तक क्या आ गया? 5। लेकिन ये याद रहे डायटोमिक के लिए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। When temperature is below 70 Kelvin, देखिए जब आप एनर्जी देते हैं वो एनर्जी बांड को किस हद तक मुतासर करेगी, उस मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किस हद तक मुतासर करेगी, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करने में किस हद तक मुतासर करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से कम है तो ये डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होगा दिस जस्ट बिहेव लाइक अ मोनोटोमिक। क्या मैं लिख देता हूं कि अगर ऐसे तो ये हमारा है, लेकिन नोट आप ये कर ले साथ कि अगर टेम्परेचर जो है बिलो क्या है 70 केल्विन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी? मोनोटोमिक। अगर जो जहां बात मैं कर रहा हूं रूम टेम्परेचर की, जहां बात कौन सी कर रहा हूं? रूम टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर 5 है क्योंकि इसमें फिर हम क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर से मतलब वो लिखता है कि 250 से ज्यादा हो और 750 से क्या हो? कम हो, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या जाती है? 5। और जहां पर अगर वो कहता है कि T इतना बढ़ जाता है कि T इज ग्रेटर देन 5000 केल्विन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, फिर इसमें 2 वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाते हैं। एटम है ना, एटम एक स्प्रिंग है, तो ये फिर एटम भी क्या करना शुरू कर देते हैं, उस बॉन्ड के अंदर भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें 2 वाइब्रेशनल भी ऐड होने से फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? 7 हो जाती है। पर हमने क्या लेनी है, ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेटिव, हमने कितनी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे कितनी रखनी है? 5। और 5 मैंने समझा दिया कहां से आ गई। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि F इज इक्वल टू 3a माइनस आर। ए क्या था? नंबर ऑफ एटम, यहां कितने हैं? 2 हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो F इज इक्वल टू 3a माइनस आर, तो 3 इंटू 2 6, बॉन्ड कितने हैं? 1 है, तो ये क्या निकला? 5 आ गया। ये एक आसान तरीका भी है इसका निकल, और ये हमें पता चलेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, अगर हम आते हैं किस पर? ट्राइटोमिक पे। तो ट्राइटोमिक में ट्राइटोमिक में हमारे पास क्या होगा? ट्राइटोमिक में हमारे पास देखिए 2 केसेस हैं, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अगर वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, से जो अमूमन हम लेंगे, यूजुअली हम यही लेंगे, नॉन लीनियर लेंगे। कौन सा लेंगे? लीनियर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा? अब हमारे पास क्या होगा कि ये एक एटम, ये कितने बॉन्ड हो गए? यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकली हमारे पास? अब देखिए 2 पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, अब हम इसी फार्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? 3a माइनस आर। एटम कितने हैं? एक है, एक मॉलिक्यूल में 3 है, और बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 3 5 6। मोनोटोमिक 3, डायटोमिक
5 ट्राइटोमिक 6। अच्छा, अगर से हमारे पास ये लीनियर मॉलिक्यूल है और इसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। एक किताब मैंने ये भी पढ़ा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 तक होती है, मतलब जिस तरह अभी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ लीनियर मॉलिक्यूल की, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, ये 3 एटम हो गए, बॉन्ड कितने हुए यहाँ पे 2 हो गए, तो 3 इंटू 3 माइनस 2, ये कितना हो गया 7। ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या था नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अमूमन हम यही लेंगे या ये भी ले सकते हैं वैसे तो अब हमारे पास ये 7 आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, और हाई टेम्परेचर पे 9 भी हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। आपके पास जो है इसमें 2 वाइब्रेशन हो जाएंगी, इसमें 3 वाइब्रेशन हो जाएंगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 9 तक भी पहुंच जाती है। लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि हम 6 लेंगे या क्या लेंगे 7 लेंगे। 6 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। एक लीनियर के लिए, किसके लिए है नॉन लीनियर के लिए। ये तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये जो 6 है नॉन लीनियर के लिए, हाँ जी, इसमें कितने, ये जो 6 आपने लिए हैं नॉन लीनियर के लिए, इसमें कितनी रोटेशन है और कितनी वो है ट्रांसलेशन है डिग्री? नॉन लीनियर में आप ये देखें ना, हमारे पास जो है ये जो नॉन लीनियर, इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 6 है। इस 6 में हमारे पास जो है 3 आपके पास आती हैं ट्रांसलेशनल, और 3 रोटेशनल। क्योंकि वाइब्रेशन का ताल्लुक किससे होगा हाई टेम्परेचर से, यानी पहले केस में 3 ट्रांसलेशनल हुई मोनोटॉमिक में, डाइटोमिक में 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, और ट्राइटोमिक में 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। तो हमारे पास कितनी आ गई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 6 होगी। चले, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने डिस्कस कर लिया। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये मतलब इसी इसी आपके पास ना ट्राइटोमिक गैस के लिए तो मैंने बताया जैसे 7 है तो 7 में 2 वाइब्रेशन मिलकर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, और 6 है इसमें 3 मिलकर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। यानी एक बुक में मैंने ये भी दिया है कि उन्होंने कहा हाई टेम्परेचर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 9, तो क्योंकि उसमें वाइब्रेशन ऐड हो जाती है। जैसे मैंने बताया था डाइटोमिक में वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5 है, तो उसमें 2 ऐड होगी वाइब्रेशनल, तो 2 वाइब्रेशन ऐड होकर 7 हो जाती है। 7 कहां हो जाती है 5000 केल्विन से टेम्परेचर क्या होगा वो ज्यादा होगा। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि कोई भी आपके पास डायनामिकल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो इक्वली करेगा इन बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी a dynamical system in equilibrium absorb energy such that it divides equally in each degree of freedom, and
जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हाफ के टी। क्या होगी? 1/2 के टी। अब ये चीज आपने याद रखनी है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी लॉस होगी? अगर उसका टेम्परेचर क्या है, टी है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगी? 1/2 के टी। अब से हम आते हैं मोनोटॉमिक पे। सर इसमें के किसको शो कर रहा है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है? ये 1.38 10 टू द पावर -23 जाउल। ये आ जाएगा पर केल्विन। केल्विन केल्विन से कैंसिल होकर जाउल में आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि R/Na। R क्या होता है? मोलर गैस कांस्टेंट, या तो क्या कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na क्या है? वो गैड्रोज नंबर। ये मैं पहले दिन बताया था, जब हम इनकी रेशियो लेते हैं तो क्या आता है? या आप ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि जब भी हम के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को Na से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? है ना, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलर गैस कांस्टेंट आएगा। ए को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मोलर गैस कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस एफ हमारे पास कितना है? 3। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है? 1/2 kT। अब इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वन मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी, तो ये हमारे पास क्या आ गई? 3/2 kT। ठीक हो गया? अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.2 6.02 10 टू द पावर 23। यानी अगर हम इसको Na से क्या कर दें तो एक मोल बन जाएगा। अगर मोलर फॉर्म में देखें तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल, तो वो क्या आ जाएगा? 3/2 Na into K into T। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये क्या आ गई? 3/2 RT। 3/2 RT। ये हमारे पास जो आपने उसको एनर्जी दी है, ये 3/2 RT। अब देखें CV हमारे पास क्या है? वो है du/dt। CV क्या है? तो 3/2 R तो क्या है? कांस्टेंट है, तो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या बनेगा? 3/2 R यानी कि d/dt into t। तो CV हमारे पास क्या आया?
3/2 R CP क्या है यार, CV में एक R क्या करना पड़ेगा, ऐड 1.5 में एक ऐड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी 3/2 R CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, वहां से तो हमारे पास CP क्या आ गया 5/2 R। तो गैमा क्या है हमारे पास, जब 5/2 को हम 3/2 पे डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा 5/3, यानी 3 1 are 3, 3 6 are 18, 3 6 are 18 and 1.67। ठीक है वो। हम आते हैं डायटोमिक पे। F कितना है 5। जब F हमारे पास 5 है तो यहां क्या आ जाएगा 5/2 30। मैं मोल लेता, मैं डायरेक्ट U लिख रहा हूं, तो U हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 RT। और कल मैंने क्वेश्चन देने हैं इसके कि हीट दी गई है किसी गैस को तो उसकी एनर्जी में कितना इजाफा हुआ। ठीक है ना। आज माशाल्लाह किसी ने असाइनमेंट जो है अभी तक सॉल्व करके मुझे नहीं भेजी, इसलिए मैंने सोल्यूशन नहीं भेजा। चले कल संडे है, इसको कीजिएगा। तो U इज इक्वल टू 5/2 RT, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो CV इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2 R, और CP इसमें एक ऐड करेंगे 2.5, ये है तो 3.5 यानी 7/2 R, और गैमा क्या आ जाएगा 7/5 यानी CP ओवर गैमा क्या होता है CP ओवर CV, तो 7/5 आ जाएगा, यानी 5 1 are 5 और 5 4 are 20। अब हम आते हैं ट्राइटोमिक पे। ट्राइटोमिक गैस में क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, चलो हम पहले कौन सा ले रहे हैं नॉन लीनियर, तो F कितना होगा 6। तो U हमारे पास क्या आ जाएगा 6/2 RT इज इक्वल टू 3 RT, और CV क्या आ जाएगा 3 R, इसमें एक और R ऐड करें तो क्या आ जाएगा CP क्या आ जाएगा 4 R, और गैमा क्या आ जाएगा 4/3 यानी 1.33। और अगर लीनियर लेते हैं लीनियर के लिए हमारे पास क्या था कितना था 7 था, 3 3 था 9 माइनस 2 मान देना 7, तो U हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 7/2 RT, और CV क्या आ जाएगा 7/2 R, CP क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 1, ये है 3.5, वो हो जाएगा 4.5 यानी 9/2 R, और गैमा आपके पास क्या आ जाएगा CP ओवर CV, तो गैमा आ गया आपके पास 9/7, 7 1s are 7, 2 20, 7 2s are 14, 6, even 7 9s are 63, या 7 8 करना तो 8 आ जाएगा, 7 8s are 56, 4 बच गया, तो 7 5s are 35, फिर 5 बच गया, तो तकरीबन ये आ गया 1.285 एंड सो ऑन 555, तो और होने की वजह से यहाँ 6 का। ठीक है, ये गैमा की वैल्यू है।
अब हम उस फार्मूले की तरफ आते हैं जो मैंने पहले बताया था। क्या था बोला कि एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो सीवी क्या होगा, एफ बाई टू आर। सीपी क्या होगा, एफ प्लस टू बाई टू आर। और गैमा का एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई एफ, या वन प्लस टू बाई एफ भी कह सकते हैं उसको। अब देखें पॉलीटॉमिक, पॉलीटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। अब आसान तरीका क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, मतलब 3a माइनस आर। 3a, ए क्या नंबर ऑफ एटम्स, आर बॉन्ड्स होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अब ये हमारे पास एफ है, तो देखें यहां था 3 तो 6 था 6, तो यू क्या आएगा, तो आ जाएगा एफ बाई टू आर टी, यू जैसे आएगा नहीं आएगा। सीवी क्या आएगा, एफ बाई टू आर, और सीपी क्या आएगा, इसमें हमने क्या करना है, एक और आर ऐड करना है। क्या करना है, यानी एफ बाई टू आर प्लस आर, तो आर एलसीएम लेकर और आर कॉमन लेकर एफ बाई टू प्लस टू, यानी एफ प्लस टू, ये आ जाएगा एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर। और गैमा क्या आ जाएगा, जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एफ प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई टू वन हो गया, और प्लस एफ बाई टू। इसमें आप यानी इस फार्मूलों को यूज करके आप कोई भी, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो आप ये चीजें जो हमने तीनों को अलग अलग किया है, ठीक है, मोनो के लिए आप इसमें एफ क्या पुट करते हैं 3, ये क्या बन जाएगा 3 बाई टू आर टी। हाँ ये भी 3 बाई टू आर बन जाएगा, ये 5 बाई टू आर बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस टू यानी 5 बाई टू। सर इधर मिस्टेक लग रही है, तो एफ बाई टू ओवर एफ नहीं आएगा गैमा। ये टू से कैसे, 1 प्लस टू बाई एफ। शाबाश, देखना आप पता चला क्लास जाग रही है। तो ये एफ प्लस टू बाई, तो ये क्या है 1 प्लस, अब देखना अगर मोनोटॉमिक है यहाँ 3 आ गया, 3 बाई टू आर टी, 3 बाई टू आर, 5 बाई टू आर, 3 प्लस टू 5 बाई 3। डायटोमिक है 5 बाई टू आर टी, 5 बाई टू आर, 7 बाई टू आर, और 5 प्लस 7 बाई 5। ट्राइटोमिक है, इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ दोनों में अलग अलग कर सकते हैं। हाँ अगर सिर्फ ट्राइटोमिक कहेगा तो जो बुक्स में देखा है तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ आपको वो यूज करता है 6, क्योंकि वो लिया जाता है नॉन लीनियर। कौन सा लिया जाता है, नॉन लीनियर। अब चीजें तो बहुत सारी हैं, मतलब इसके साथ आपने देखिए क्या करना है, अब ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को देखना है, ठीक है ना। अगर कोई प्रोसेस रीट्रेस हो रहा है, रीट्रेस्ड है, वही पॉइंट दोबारा आ रहे हैं, नो लॉस, यानी ऐसा प्रोसेस जो कि जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा, हर पॉइंट पे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है।
और जैसे विस्कोसिटी है, जैसे रेजिस्टेंस है, जैसे इन इलास्टिसिटी है, ये वाली चीजें शुड नॉट एग्जिस्ट, शुड नॉट एग्जिस्ट। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल क्या होगा? एक्सट्रीमली, ये एक्सट्रीमली स्लो कह सकते हैं आप उसको, जैसे मैंने आपको आइसोथर्मल बताया था। अब इसमें ये नहीं है कि जितनी हीट उसने इवॉल्व की है तो उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ वो हीट क्या करता रहेगा? एक्सपेंशन में ऑब्जॉर्व करता रहेगा और कंप्रेशन में रिजेक्ट करता रहेगा, लेकिन हर पॉइंट में वो थर्मली इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जैसे बॉडी फॉल करती है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस जो रिट्रेस होगा और उसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी, रिवर्सिबल कहलाएगा। इरिवर्सिबल स्टेबल विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड, ठीक है ना। और अगर उसमें ये लॉसेस मौजूद हैं, या आप कह सकते हैं कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है वो क्या होता है? हमेशा इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये देख लें आपने, आप लोगों ने इंजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वही है अपना सेकंड लॉ को देखें पहले। उसमें दो स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट है, क्लासियस स्टेटमेंट है। एक कहता है परफेक्ट इंजन नहीं है, दूसरी कहती है स्टेटमेंट क्या कहती है? परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नहीं है। देयर एग्जिस्ट नो परफेक्ट इंजन, देयर एग्जिस्ट नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। अच्छा, इसी तरह उनकी जो एफिशिएंसीज है, मतलब इंजन के बारे में आपने फार्मूले देखने हैं। एफिशिएंसी के फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट ओवर इनपुट। क्या क्या था? Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 क्या था? 1 माइनस Q2 और Q1 माइनस Q2, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 या 1 माइनस T2 ओवर T1। और एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%, 100% तक नहीं पहुंच सकती, उससे कम होगी हमेशा, क्योंकि वहां T2 फिर 0 केल्विन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है जो कोल्ड रिजर्वायर है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में क्या आएगा? ये तो 0 से लेकर लेस देन 100% तक इसकी रेंज है, किसकी? ई तक। रेफ्रिजरेटर में जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, के से डिवाइड करते हैं, बीटा से करते हैं। आउटपुट जो हीट आपने भेजी है ओवर इनपुट W, यानी Q2 ओवर Q1 माइनस Q2, क्या क्या आ जाएगा? T2 ओवर T1 माइनस T2। ये जो K है ये आपका इंफिनिटी तक भी जा सकता है। देखिए ना, अगर T1 T2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो यानी कि ये 100% को एक्सीड कर सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेटर देन 100%। तो इसी तरह आपने एंट्रोपी को देखना है। आखिरी चीज क्या है? अब ये चीजें आप लोगों के जिम्मे है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये फार्मूले इनके देखें, इनको पढ़ें जरा। तो कल मैं आप लोगों को इसके बारे में जो आज पढ़ा है इसकी असाइनमेंट इंशाल्लाह सेंड करूंगा, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। पिछली असाइनमेंट आप कल सुबह तक मुझे सॉल्व करके भेजें, ताकि मुझे पता चले भी ये जो क्वेश्चन नहीं हुए उनका सोल्यूशन मैं दूंगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट, कल चूंकि संडे है और संडे चूंकि ऑफ होता है, तो फिर आपने क्या करना है, कल में ये पिछली असाइनमेंट भी हम सॉल्व कर लें और इसकी असाइनमेंट भी कल शाम तक आपको मिल जाएगी, आप वो भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक होगा? ये नमाज का टाइम भी हो गया है, इसको ऑफ करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा रीजॉइन होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।